नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास पार्ट 4 सामान्य ज्ञान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं, जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया गया है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? दोस्तों, अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों का दो नाम रखते हैं, एक स्कूल का नाम जो कि ओरिजिनल नेम होता है और दूसरा नाम घर पर बुलाने के लिए रखे रहते हैं। तो वही ठीक उसी प्रकार नूरजहां का नाम जो है वह वास्तविक नाम नहीं है, यह एक बुलाने वाला नाम है। लेकिन नूरजहां का मूल नाम क्या था, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, मेहर उन्निस्सा। आप लोग इसे याद रखें, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था? तो यही प्रश्न में पूछ रहा है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, दिल्ली, लाहौर और आगरा। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, लाहौर। लाहौर में जहांगीर की कब्र बनाई गई थी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और प्लीज दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम जैसे यूपीपी की हो, यूपीएसआई की हो, या किसी भी स्टेट लेवल की पेपर हो, एसएससी बैंक, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। यह वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आप सबके लिए। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया? दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद। तो आप लोग इसे याद रखें, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षरित था? पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षरित था? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है गांधी जी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षरित था। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सिख गुरुओं ने अमृतसर की नींव रखी थी? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, गुरु रामदास। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां नंबर प्रश्न दिया गया है, सौर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सौर मंदिर किस स्थान पर स्थित है, मतलब कि वह कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, कालीकट, सानापुर, पटना और महाबलीपुरम। दोस्तों, यह कालीकट से हमें याद आया कि कालीकट में दोस्तों वास्को डिगामा सबसे पहले इसी कालीकट पर पहुंचा था, जो कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। तो उसे भारत की खोज करने का भी श्रेय जाता है। तो वास्को डिगामा जो है सबसे पहले कालीकट में पहुंचा था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, सौर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, महाबलीपुरम। आप लोग इसे याद रखें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नौवां नंबर प्रश्न दिया गया है, रेड क्रॉस द्वारा स्थापित किया गया था। रेड क्रॉस द्वारा स्थापित किया गया था, तो क्या स्थापित किया गया था या किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है जे एच तुरंत ने रेड क्रॉस स्थापित किया था। आप लोग इसे याद रखें।
यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन अनाई मुड़ी। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एसएससी बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, यूपीपी, यूपीएसआई, एमपीएसआई इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, तो लास्ट तक बने रहें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त होगा? प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त होगा? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि बहादुर शाह जफर ही लास्ट मुगल काल का लास्ट शासक था। तो आप लोग इसे याद रखें। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि मुगल काल का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। आप लोग इसे याद रखें। इसलिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, बेसिन की संधि। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि? दोस्तों पानीपत के युद्ध में मराठे पराजित हुए क्योंकि? दोस्तों इसमें बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें। बी नंबर ऑप्शन है, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, इसलिए हार का सामना करना पड़ा और बहुत ही बुरी तरह से हार का सामना किए गए थे मराठे लोग। तो आप लोग इसे याद रखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? प्रश्न को दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी क्या थी? तो राजनीतिक राजधानी लाहौर थी दोस्तों, और धार्मिक राजधानी यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसकी धार्मिक राजधानी थी ए नंबर ऑप्शन अमृतसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। इस प्रश्न में दो उत्तर हैं। तो पहला उत्तर है रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी राजनीतिक राजधानी, और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। आप लोग इसे याद रखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था दोस्तों? तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, बालाजी विश्वनाथ। आप लोग इसे याद रखें। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बालाजी विश्वनाथ है, नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, विलियम बाइटिंग। विलियम बाइटिंग ने बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत किया था, सम्मान किया था। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित है। तो आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 18 नंबर प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, बालाजी विश्वनाथ। आप लोग दोस्तों किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सिख सेना कहलाती थी, सिख सेना क्या कहलाती थी दोस्तों? तो सिख सेना खालसा कहलाती थी। आप लोग इसे याद रखें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, बहादुर शाह था, बहादुर शाह क्या था निम्नलिखित में से? तो बहादुर शाह दोस्तों अंतिम मुगल शासक था, आप लोग इसे याद रखें। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मुगल काल का अंतिम शासक कौन था। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल काल का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह था, आप लोग इसे याद रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और रिपीटेड होता रहता है। तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर से जरूर माइंड में याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापित किया था, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सूरत इज द राइट आंसर और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? प्रश्न को एक बार फिर से समझिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन बक्सर की लड़ाई, इसे आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित कथनों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सबसे पहले सूरत में अपना कंपनी स्थापित किया, उसके बाद मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में। दोस्तों कलकत्ता को यह पुराना नाम हो चुका है कलकत्ता, अब इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है, और बम्बई को मुंबई के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले मुंबई को बम्बई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो इसके लिए राइट आंसर है सी गोवा। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय क्या था? सबसे पहला पुर्तगालियों का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया था, आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर सरकारी एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच। तो प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा, प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले। दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन। पुर्तगाली में सबसे पहले दोस्तों वास्को डिगामा आया था, जो कि समुद्र के रास्ते से भारत की खोज किया। तो वास्को डिगामा सबसे पहले, क्योंकि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन पुर्तगाली इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन पुर्तगालियों को इसका श्रेय जाता है। पुर्तगालियों में दोस्तों सबसे पहले भारत की खोज वास्को डिगामा पुर्तगाली नाविक था उसने किया था, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 28 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए, तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन पांडिचेरी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, यानी कि निर्माण कब हुआ था? तो इसके लिए राइट आंसर है 1664 ईस्वी में, इसे आप लोग याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन रेड ड्रैगन, आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन लाला लाजपत राय। डी नंबर ऑप्शन लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन राजगोपालाचारी थे। इसे आप लोग याद रखें, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, वह है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, वह है। तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब आप लोग याद रखें, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम। इसे आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था, आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कालों में किस में चकमक उपकरण का उपयोग होता था। तो इसके लिए राइट आंसर है उत्तर पूरा पाषाण युग, आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के प्रकोप का सही क्रम बताइए। क्रम दिया गया है कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, पहले दोस्तों लखनऊ, उसके बाद कानपुर, फिर इलाहाबाद। इसे आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, आप लोग इसे याद रखें। और दोस्तों आप लोग किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। हम आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर दयाडो किस पर स्थित है। कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर दयाडो किस पर स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी का नाम बताइए। तो दोस्तों इसके राजधानी का नाम है दयाडो, आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर करके प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु कर दिया उत्तरदायी था, तो वह था अजात शत्रु। अजात शत्रु आप लोग याद रखें, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर करके प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, शाहजहां द्वारा किया गया था दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। और दोस्तों शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन शाहजहां इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसके लिए राइट आंसर है 1931 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे। ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे, इसे आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था।
भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों मालवा को, मालवा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई कौन सी थी? तो दोस्तों इसको कहते हैं तराइन की लड़ाई। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि तराइन का युद्ध में कौन कौन से लोग आपस में लड़े थे? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई को तराइन की लड़ाई कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और प्लीज़ दोस्तों, अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47 नंबर प्रश्न दिया गया है, गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कौन सा था? गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कौन सा था? तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन मिथिला। आप लोग इसे याद रखें, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवत के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवत के बारे में सही है? तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन गुप्ता, ग्रेगोरियन और हिजरी शक। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में से कौन बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में से वह कौन बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। आप लोग याद रखें, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी को सत्याग्रह आंदोलन के दौरान पहली बार किस सन में गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों 1908 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। आप लोग इसे याद रखें, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यह लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन मैसूर। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तथा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। और साथ में ही जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित, भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।